हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने में भारतीय संविधान के एक प्रमुख बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर और वर्तमान में डीआईजी के पद पर पदस्थ हूं। और मेरी मंशा यह रही है कि मैं आप लोगों के समक्ष आकर के अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को आपके साथ में शेयर करूं। और इसलिए मैंने अभी एमपीपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए अधिक से अधिक सुझाव, सलाह दे सकूं, इसके लिए मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान फेडरल है। फेडरल मतलब एक संघ है, लेकिन जो उसका जो भावना है, जो मूल भावना है, वो एकात्मकता है, नहीं यूनिटरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर का एक मिक्सचर है, एक समागम है, जो कि आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। अमूमन हम लोग जब फेडरल की बात करते हैं तो हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण देते हैं या ऑस्ट्रेलिया के संविधान को हम उल्लेख करते हैं। लेकिन जो अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक को अक्सर एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो बच्चों, अब मैं आता हूं कि फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल मतलब होता है कि ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें कि डुअल पॉलिटी हो, माने दो प्रकार के शासन हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरा पॉइंट ये होता है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो बटे हुए हैं, माने क्लियरली डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ? द जुरिडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकार। जुरिडिक्शन इज डिफाइंड और तीसरा पॉइंट होता है इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। मतलब स्टेट्स जो हैं और जो सेंटर है उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो डिफाइन हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, न आत्मनिर्भर हैं। और चौथा पॉइंट होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फेडरल स्ट्रक्चर के गवर्नमेंट की विशेषता होती है कि वहां उस देश का जो संविधान होगा वो लिखित होगा, क्योंकि जब लिखित होगा तभी जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि उसमें अधिकार उसके डिफाइंड होंगे। और पांचवा जो पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी स्टेट और सेंटर में वाद विवाद होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, तो उसको आर्बिट्रेशन करने के लिए, उस पर डिसाइड करने के लिए कोई सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी होना चाहिए। तो इसलिए जुडिशियरी का जो सबसे टॉप लेवल का जो जुडिशियरी है, मतलब अपने देश में सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जो अधिकार है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होना चाहिए। और व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो
ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, जुडिशियल मैकेनिज्म, जिसमें कि उसके वाद विवाद या डिस्प्यूट्स को निर्णय किया जा सके। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि कोई भी देश में फेडरल स्ट्रक्चर है या नहीं है, उसके लिए 4-5 पैमाने हैं। पहला कि ड्यूअल पॉलिटी ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें कि सेंटर हो, स्टेट हो। दूसरा, जुरिडिक्शन डिफाइन होना चाहिए। तीसरा, जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर हैं उनके वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, कोऑपरेट कर सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। और चौथा है लिखित संविधान होना चाहिए। और पांचवा है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होना चाहिए। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा संविधान फेडरल है या नहीं है। तो इन पांचों पॉइंट्स पर हम कसौटी पर कसते हैं अपने भारत के संविधान को। तो क्या है? नंबर 1, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश में जो संविधान बना हुआ है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसमें 30 स्टेट हैं। और जम्मू कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो 29 स्टेट हो गए और साथ साथ जो है ना 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमारे देश में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी भी है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं, तो वो स्टेट नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि जो लिस्ट जो बना हुआ है, जो आइटम ऑफ द सब्जेक्ट्स है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आइटम डिफाइंड हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जुरिडिक्शन इज डिफाइंड। अब जुरिडिक्शन क्या है कि जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश के संविधान में 3 आइटम का उल्लेख है। पहला है सेंट्रल लिस्ट, इसमें कुल 97 आइटम हैं। दूसरा है कंकरेंट लिस्ट, इसमें 47 आइटम हैं। और तीसरा है स्टेट लिस्ट, इसमें 66 आइटम है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल लिस्ट में जो 97 आइटम हैं, जैसे फिनांस है, ट्रेजरी है, डिफेंस है, फॉरेन मैटर्स हैं, तो या करेंसी है, तो ऐसे जो 97 जो लिस्ट हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। दूसरे जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को है। और तीसरा जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। लेकिन अगर किसी विषय पर जो कंकरेंट लिस्ट का आइटम है, अगर केंद्र सरकार मतलब पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उसी विषय पर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी कानून बनाया जाता है, तो जो सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून को सुपरसीड करेगा, मतलब सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दूसरा जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो विशेषता है, सेकंड फीचर, कि द जुरिडिक्शन इज डिफाइंड, तो हमारे देश के संविधान में स्टेट के और केंद्र के दोनों राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र डिफाइंड हैं, मतलब परिभाषित हैं। और एक अलग फीचर भी है कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को फुलफिल करता है। तीसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। इसी में इस बात यह सम्मिलित है कि जो स्टेट्स हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, एमपी है, ये जो स्टेट हैं और जो केंद्र सरकार है, दोनों के
कार्य क्षेत्र अलग अलग बटे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और चौथा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश के जो संविधान एक लिखित दस्तावेज है और इसमें 395 धाराएं और 12 शेड्यूल है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बहुत सारी बातों को विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, हर चीज़ को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में उपलब्ध है। और पांचवा है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी के तहत में आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, और तीसरा है लोअर कोर्ट, या जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन मिला हुआ है। और वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है कि अगर इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट और डिस्प्यूट बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट, द सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनल ऑथोरिटी टू डिसाइड द डिस्प्यूट। इसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं। तो बच्चों, ये हमें याद रखना होगा कि जब भी इस प्रकार के विवाद हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया है। और इस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है वो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से स्थापित हो गई है। अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जो संविधान का जो विशेषता है, जो फीचर्स है, वो यूनिटरी कैसे है, मतलब उसमें एकात्मकता का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, इस बात का हम उल्लेख करना चाहते हैं। तो अब देखें कि क्या क्या यूनिटरी फीचर है। हमारे देश में जितने भी नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स, तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनका अलग से कोई संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर का संविधान था लेकिन उससे समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट है, तो वहाँ पर प्रत्येक स्टेट के अपने अपने संविधान हैं। तो बच्चों, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक संविधान है और वो संविधान सभी पर, चाहे वो केंद्र हो तो या राज्य हो, सब पर एक साथ लागू होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? एकल नागरिकता, चाहे वो व्यक्ति बिहार का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, राजस्थान का हो या कहीं का भी है, वो केवल भारत का नागरिक है। लेकिन यह बात यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं है। वहां पर डुअल नागरिकता है, उन्हें दोहरी नागरिकता है। अगर मान लीजिए कोई मैसेच्यूसेट्स का या कैलिफोर्निया का नागरिक है, तो सबसे पहले वो कैलिफोर्निया का है, मैसेच्यूसेट्स का है, और उसके बाद में वो अमेरिका का या यूएसए का नागरिक है। तो वहाँ पर डुअल नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से है, वहाँ भी डुअल नागरिकता है।
अगर साउथ वेल्स का आदमी वहाँ का साउथ वेल्स में का नागरिक पहले साउथ वेल्स राज्य का नागरिक है और उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। तो बच्चों इस चीज को आप ध्यान दें। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, जो राज्यपाल का की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह गवर्नर राज्य सरकार के या जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके प्रति कोई जिम्मेवार नहीं होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, तो जो राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है उसमें राज्य सरकार का कोई भी भूमिका नहीं होता है। और दरअसल में गवर्नर के दो कार्य निर्धारित किए गए हैं। पहला यह कि वो राज्य का सर्वे सर्वा होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, और उसके साथ साथ वह केंद्र का प्रतिनिधि का भी काम करता है, और जिसकी व्याख्या आर्टिकल 163 में की गई है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि बच्चों आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें धारा 352 से लेकर के 360 में आपातकाल की व्याख्या की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण या इंटरनल रिवेलियन के कारण आपातकाल घोषित होता है, जिसको कि धारा 352 में व्याख्या की गई है। उसके बाद में 356 में प्रेसिडेंट रूल की व्याख्या की गई है, जिसके तहत में अगर कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट पर या केंद्र सरकार स्वतः उस राज्य के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू कर देगा, और उस स्थिति में जो वहाँ का जो स्टेट असेंबली है या लेजिस्लेचर है उसको या तो भंग कर सकता है या एनिमेटेड सस्पेंशन में रख सकता है। और ऐसी परिस्थिति में राज्य के जो भी कार्य होंगे, चाहे वो विधायी हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो सब प्रेसिडेंट स्वतः या उनके द्वारा नियुक्त ऑफिसर मतलब राज्यपाल और उनके सलाहकार के द्वारा संचालन किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिटरी फीचर है। और तीसरा है धारा 360। इसके तहत में फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है। अगर देश वित्तीय संकट में फंस गया है तो संविधान में यह उपबंध है कि वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। हालांकि आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर कल के दिन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि राज्य के जो बिल हैं, जो बजट हैं, या बजट हैं अगर राज्य के विधानसभा से पास भी हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए आएगा, और उसके माध्यम से प्रेसिडेंट या केंद्र सरकार उस संबंधित राज्य सरकार के वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने का उसको अधिकार है। एक अधिकार है आर्टिकल 256। 256 क्या है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक निर्देश जारी करे, और संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किए हुए निर्देश हैं उनका पालन करना उनके लिए बंधनकारी या बाइंडिंग होगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। तो यह आर्टिकल 256 बहुत बड़ा पावर है केंद्र सरकार के पास में। इसके अलावा जो इसके यूनिटरी फीचर है वो है आर्टिकल 217। इसमें हाईकोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। और बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई है,
लेकिन समझने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में या चीफ जस्टिस के नियुक्ति में संबंधित राज्य सरकार का कोई भी दखल नहीं होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जजेज ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में है और उसमें एक चीफ जस्टिस और बहुत सारे लगभग 30 जजेज हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति में राज्य सरकार, जो वर्तमान में राज्य सरकार फंक्शन करती है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय मतलब भारत सरकार के द्वारा जजेस की नियुक्ति की जाती है। एक और पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। IAS, IPS, IFS। बच्चों, जैसे कि हमने बताया हमारे देश में 3 प्रकार के सर्विसेज हैं। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरा है स्टेट सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विस आते हैं, IAS, IPS और IFS। IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम और रेलवेज। इसकी भर्ती भी UPSC के द्वारा की जाती है। और स्टेट सर्विसेज के द्वारा डिप्टी कलेक्टर, DYSP की नियुक्ति की जाती है और जिसका कि संबंधित स्टेट कमीशन के द्वारा उनकी परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो 3 प्रकार के सर्विसेज हैं और सभी के मैनुअल्स अलग अलग हैं। तो हमारे देश के संविधान के धारा 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है। इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार इन तीनों सर्विस को IAS, IPS और IFS की नियुक्ति करती है, लेकिन संबंधित IAS ऑफिसर को जब कैडर अलॉट होता है तो संबंधित राज्य सरकार के अधीन वो काम करता है। उसके पे और उसके नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन नियुक्तकर्ता अधिकारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो बच्चों, राज्य सरकार IAS या IPS को या IFS को, हालांकि वो मध्य प्रदेश सरकार के अधीन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, और वो भी सस्पेंड करने के 7 दिन के अंदर में केंद्र सरकार को सूचित करना होगा और उनसे इंडोर्समेंट प्राप्त करना होगा। लेकिन उसको बर्खास्त करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार के पास में नहीं है। ये जो स्पेशल फीचर है वो आपको वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर तो है, एक संघात्मक ढांचा की गणना की गई है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिटरी फीचर भी है जो केंद्र सरकार को मजबूत बनाती है। तो इसलिए हमारे भारत के संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि भारत के संविधान फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, वो समय के साथ में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। केसी हुएर, जो संविधान के एक बहुत बड़े समालोचक हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वाजी फेडरल मतलब होता है अर्ध संघात्मक ढांचा है। और इसके साथ ऑस्टिन ने, जो हमारे भारतीय संविधान के बहुत बड़े अध्ययनवेत्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा की है, इसके बारे में बताई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में जो
इस प्रकार की व्यवस्था किया गया है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 1000 वर्षों तक मुसलमानों और ब्रिटिश का शासन था। उसके पहले एंशिएंट इंडिया के पीरियड में हिंदुओं का शासन था। आप देखेंगे कि जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी, राज्य की सत्ता जैसे बंगाल हुआ या तमिलनाडु या कर्नाटक, जो लोकल लीडर्स थे वो तत्काल केंद्र से विद्रोह करके अपनी राज्य व्यवस्था कायम कर लेते थे। तो पूरे 2000 वर्ष के इतिहास में यह अक्सर देखने में आया है कि हिंदुस्तान में सेंट्रीफ्यूगल मतलब फोर्स, दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपेटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो जो केंद्र से जो मेन जो न्यूक्लियस है उसे भागने की कोशिश करता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो फोर्स केंद्र की तरफ आकर्षित होता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में ये जगजाहिर है कि जब भी केंद्र की सत्ता कमजोर होती है तो जो राज्य इकाइयां हैं वो तत्काल विद्रोह करके अपने सत्ता स्थापित करते आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को बहुत अधिक मजबूत किया और राज्य को उससे कम ताकत दिया गया है। लेकिन फिर भी राज्य की ऑटोनॉमी अक्षुण्ण रखने के कारण और दोनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सामंजस्य बैठाते हुए इस प्रकार की संरचना किया गया। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि इस लेक्चर से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है या आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप निश्चित रूप से इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सलाह देने का कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।